मैं डॉक्टर वसीम चौधरी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी मोर देन 10 ईयर्स। इस वीडियो में हम अज़ोस्पर्मिया के बारे में बात करेंगे। अज़ोस्पर्मिया को हिंदी में नील शुक्राणु भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम अज़ोस्पर्मिया क्या है, ये कैसे डायग्नोस होता है, उसके क्या क्या कारण हैं, किसकी वजह से अज़ोस्पर्मिया होता है, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, कौन सा इन्वेस्टिगेशन है जिससे अज़ोस्पर्मिया डायग्नोस होता है, और एट द एंड कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इफ़ेक्टिव है उसके बारे में बात करेंगे। अज़ोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें देयर इज़ अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म। सीमेन एनालिसिस जब भी होता है उसमें पता चलता है कि स्पर्म काउंट निल है। अज़ोस्पर्मिया कंडीशन इजीली डायग्नोस नहीं हो पाती है। ये कंडीशन तभी पता चलती है जब कोई मैरिड कपल साल 1.5 साल से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, और तब भी अगर प्रेगनेंसी ना आ रहा है तो उसे डायग्नोस करने के लिए, इनफर्टिलिटी निसंतानता डायग्नोस करने के लिए जब सीमेन एनालिसिस किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि स्पर्म काउंट नहीं है, कंप्लीट एब्सेंट है, और उसे अज़ोस्पर्मिया डायग्नोस करते हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्या रीजंस है, क्या क्या कारण है जिससे अज़ोस्पर्मिया हो सकता है। कारण जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसके बेसिस पे अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन दें कारण को समझ के, तो होम्योपैथिक मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। अज़ोस्पर्मिया के कारणों को हम 3 इसमें डिवाइड कर सकते हैं: प्री टेस्टिकुलर कारण, टेस्टिकुलर कारण और पोस्ट टेस्टिकुलर कारण। प्री टेस्टिकुलर कारण यानी कि टेस्टिकल्स में होने वाली प्रॉब्लम से पहले जो प्रॉब्लम डेवलप होती है उसे प्री टेस्टिकुलर कारण कहते हैं। प्री टेस्टिकुलर कारण के अंदर 3 ऑप्शंस हैं। हार्मोन एक होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जब प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो पाता है तो उससे भी अज़ोस्पर्मिया डेवलप हो सकता है। दूसरा रीज़न है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अगर प्रॉपरली सीक्रेट नहीं कर पा रहे, हार्मोन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहे, तो उससे भी अज़ोस्पर्मिया हो सकता है। नेक्स्ट कॉमन रीज़न जो है टेस्टिकुलर कारण, ये सबसे कॉमन रीज़न है जिससे अज़ोस्पर्मिया हो सकता है। इसमें रीजंस हो सकते हैं, मल्टीपल इन्फेक्शंस हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि ऑर्काइटिस हो सकता है, वेरिकोसील हो सकता है, एपिडिडमाइटिस हो सकता है, यूरेथ्राइटिस हो सकता है, या फिर अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकते हैं। और अगर इसमें अगर बताया गया तो डायबिटीज़, क्रॉनिक डायबिटीज़ भी एक रीज़न हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी आ सकता है। ये सब रीजंस की वजह से प्री टेस्टिकुलर रीजंस है। यस, अब हम बात करते हैं पोस्ट टेस्टिकुलर रीजन के बारे में, यानी कि टेस्टिस के बाद होने वाले कारणों की वजह से अज़ोस्पर्मिया डेवलप होता है। जिसमें फर्स्ट कंडीशन आती है वाजा डिफरेंसेस में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी अज़ोस्पर्मिया डेवलप हो सकता है। वेजेक्टॉमी, नसबंदी, मेल स्टेरिलाइजेशन, उसमें भी अज़ोस्पर्मिया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन होती है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, जिस पे स्पर्म जो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, जो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है, उसकी वजह से भी अज़ोस्पर्मिया डेवलप हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे अज़ोस्पर्मिया हमें समझ सकता है। बेसिकली अज़ोस्पर्मिया समझने का अज़ोस्पर्मिया के कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, पर अज़ोस्पर्मिया बाकी के अदर डिजीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है। अज़ोस्पर्मिया ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से भी रिलेटेड है, अज़ोस्पर्मिया प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई भी अदर एडिक्शन या फिर कोई अदर लॉन्ग टर्म डिजीज़ हो, साइकोलॉजिकल डिजीज़ हो, उससे भी अज़ोस्पर्मिया से रिलेटेड हो सकता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन यूज़फुल है अज़ोस्पर्मिया को डायग्नोस करने के लिए। अज़ोस्पर्मिया को डायग्नोस करने के लिए स्पर्म एनालिसिस, सीमेन एनालिसिस, ये इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस है जिससे हमें अज़ोस्पर्मिया डेवलप हो सकता है। सीमेन एनालिसिस को देना चाहिए जिससे उसमें पता चलेगा कि सीमेन स्पर्म की क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कैसी है, और उससे अज़ोस्पर्मिया एक कंडीशन हमें समझ आ सकती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़फुल है अज़ोस्पर्मिया को ट्रीट करने के लिए।
दोस्तों, मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, उन्हें अपने रीज़न बताएं, कारण बताएं, ताकि वो डॉक्टर आपको एग्जैक्ट डायग्नोस करके उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अजूस्पर्मिया, दोस्तों ये अजूस्पर्मिया कंडीशन के लिए आप खुद से ट्रीटमेंट ना स्टार्ट करें, बेहतर है आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। अब हम बात करते हैं कौन कौन से मेडिसिन यूज़फुल हैं अजूस्पर्मिया के लिए, कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहला मेडिसिन आता है एग्नस कैक्टस क्यू मदर टिंचर। ये आप 15 बूंद दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। ये कंडीशन वहाँ यूज़फुल है जहाँ पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन की वजह से अजूस्पर्मिया डेवलप हो रहा है, वहाँ पर एग्नस कैक्टस आप क्यू दिन में 3 बार ले सकते हो। नेक्स्ट मेडिसिन है डामियाना क्यू। ये अगर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो, अगर साइकोलॉजिकली कंडीशन की वजह से अगर अजूस्पर्मिया डेवलप हो रहा है, मेंटल डिसऑर्डर की वजह से अगर अजूस्पर्मिया डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पर आप डामियाना क्यू ले सकते हो। एनाकार्डियम 30, ये आप 4 गोलियाँ दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये भी अजूस्पर्मिया के लिए यूज़फुल है। इसके साथ साथ और बहुत से सारे मेडिसिन हैं जो अजूस्पर्मिया के कॉजेज़ को जानते हुए अगर प्रॉपरली मेडिसिन दिया जाए तो अजूस्पर्मिया भी प्रॉपरली ठीक हो सकता है। दोस्तों, ये सारी मेडिसिन जो हमने अब डिस्कस की हैं वो अजूस्पर्मिया को ठीक करने के लिए इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा भी बहुत सारी और मेडिसिन हैं जो अजूस्पर्मिया को परमानेंटली ठीक कर सकती है। अजूस्पर्मिया से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अजूस्पर्मिया क्या है, उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इफ़ेक्टिव है, उसके बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए लाभदायक हो। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरा YouTube चैनल होम्यो केयर क्लिनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, खुश रहें, स्वस्थ रहें।